वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस विद अंगद गुप्ता। आज हम हमारी फिजियोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बताया था कि सभी हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, इंडोक्राइन सिस्टम हो, ये सभी सिस्टम एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है, सेपरेट है फिर भी लिंक्ड है, जिसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सबके एक साथ में अगर एक इफेक्टेड होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक उससे प्रभावित होता है। इसका मतलब होता है सेपरेट है फिर भी कोऑर्डिनेटेड है। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। कैसे हम सांस क्यों लेते हैं, क्या कारण है कि जो लंग्स होती है उसमें ब्रांचिंग होती है। आज आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है और क्यों इतना जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में पहला काम हमको दिखता है। पहले हम क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज ए सिस्टम्स दैट मींस इट इज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। तो हम फर्स्टली ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। ये हमारी नोजल ओपनिंग है। इस नोजल ओपनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को एंटर कराते हैं। हमारी बॉडी में जो एयर एंटर करती है ऑक्सीजन रिच होती है। ऑक्सीजन रिच एयर को एंटर कराना और CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या है, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन रिच एयर को एंटर कराना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपेल आउट करना, बाहर निकालना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, ये जो ओपनिंग दिख रही है, क्योंकि हम क्या मोस्टली हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं नोज के थ्रू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अक्सर व्यक्ति जो होता है मुंह से भी सांस लेता है, मुंह से भी सांस लेने लगता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये गलत होती है। हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा माउथ जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगर हम इसे एयर लेते हैं या सांस लेते हैं तो कंडीशंस ऐसी आएगी, कभी धीरे धीरे हमारे लंग्स खराब होने भी शुरू हो जाते हैं। रीजंस क्या है कि कहते हैं जब गलत डायरेक्शन में चलोगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। सेम प्रोसेस होती है। अगर आप जो डायरेक्शन है, जो एयर लेने की एंट्री, जो एयर की एंट्री पॉइंट है, अगर नाजल ओपनिंग है तो हम नाजल ओपनिंग से ही एयर लेंगे। अब फूड की ओपनिंग मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो रिसेप्शन पार्ट माउथ है, क्या हम कभी ऐसा कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो खाना खाते हैं नाक के थ्रू खाएं? कभी हम ऐसा किए नहीं ना। इसके बारे में तो आप ये कह सकते हो कि नहीं हम मुंह से खाते हैं, नाक से नहीं खाते हो ना, नहीं खाते हो। इसीलिए सांस भी हमको नाजल ओपनिंग से लेनी चाहिए, ना कि माउथ से लेनी चाहिए। समझ गए ना। इसके बाद जो नाजल ओपनिंग है, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, जिसमें हम देखेंगे ये हमने फ्रंट व्यू बनाया है, फ्रंट व्यू नहीं लेटरल व्यू बनाया है। मैं कोई व्यक्ति जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी जो इसकी माउथ की शेप वह दिखेगी, इस तरह दिखेगी, तो मैं ऐसे बनाया हूं।
ये नाजल ओपनिंग है। इस नाजल ओपनिंग के थ्रू एयर इंटर करता है। आगे ये कैविटी दिख रही है, ये जो कैविटी है ये नाजल कैविटी है। यहाँ पर नाजल कैविटी है, आगे की तरफ से ये नाजल कैविटी आगे से पास होती है। नाजल ओपनिंग ये नाजल कैविटी हो गई। यहीं पर होती है माउथ। हमने बताया था बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी और रेस्पिरेटरी नोजल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको बोलते हैं, ये माउथ की बक्कल कैविटी, इसको बक्कल कैविटी है। ये है, ये जो है नाजल कैविटी है, ये है नाजल ओपनिंग है। नाजल ओपनिंग है। अब यहां देख रहे हैं क्या, ये दोनों पाथवे आकर एक पास मिल रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं। अब इनकी पोजीशन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया है, जब इसको डाइजेस्टिव के सिस्टम में बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स बता रहे थे तो वहां बताया था ये फेरिंक्स है। ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ, जहां पर ये बक्कल कैविटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रहे हैं, ये फेरिंक्स है। हमने बताया था फेरिंक्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए कॉमन पाथवे होता है फेरिंक्स का। तो इसकी पोजीशनिंग के बेस पे, इसकी पोजीशनिंग के बेस बोलते हैं नासोफेरिंक्स, बक्कल के पास है ओरोफेरिंक्स। इसके बाद जिसका जो पार्ट होता है लैरिंगोफेरिंक्स होता है। ये जो पार्ट होता है लैरिंगोफेरिंक्स होता है। लैरिंगोफेरिंक्स के पास एक बॉक्स होती है, बॉक्स जैसी संरचना होती है। देखिए ये जो हमने बक्कल ये बताया, इसके पीछे से निकलती है, इसके पीछे से निकलती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले यहां से दिखाएंगे हम कि ये जो सिस्टम है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर एक बॉक्स जैसी संरचना होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो बॉक्स जैसी संरचना दिख रही है, ये बॉक्स जैसी संरचना को बोलते हैं लैरिंग बॉक्स, लैरिंग्स बॉक्स या लैरिंग्स बोलते हैं, या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये जो बॉक्स लाइक संरचना है लैरिंग्स बोला जाता है या वॉइस बॉक्स होता है। इसका जो काम है, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं, उसी समय ही लैरिंग बॉक्स क्या करता है, कंपन करता है और आवाज निकालती है। You will be trying that when air expelled out, we can speak. Otherwise, when we enter air, then we cannot speak. जब हमारी बॉडी में एयर इंटर कर रहा होता है तो ये लैरिंग्स बॉक्स कंपन नहीं करते, वाइब्रेट नहीं करते, जिसके कारण से जब एयर इंटर करता है तो आवाज नहीं निकलती। लेकिन जब सांस एयर निकलती है तो ये मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, जिस कारण से हमको आवाज निकलती है। हमारे इस बॉक्स की वजह से हमको आवाज निकलती है। हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह ये है, हम सांस लेते टाइम बोल नहीं सकते। इस पर देखेंगे लैरिंग्स बॉक्स पर, इस लैरिंग्स बॉक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं लैरिंग्स बॉक्स की ओपनिंग को। इसके ढक्कन को बोलते हैं, इसका ढक्कन जो होता है कवर करने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, लैरिंग्स बॉक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा बोलते हैं, उसके जो कवरिंग को बोलते हैं
उसके कवरिंग को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस ओपनिंग है और कवरिंग है। ये क्या है? ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ये एपिग्लॉटिस क्या है? कवरिंग ऑफ लैरिंग्स। यहां पे लिख दे रहे हैं हम, कवरिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक। इसके बाद ये आगे पास आउट होती है। इस हिस्से को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ये ट्रेकिया जो होती है सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज की बनी से कवर की हुई होती है। सी शेप्ड ऐसा कुछ होता है। जैसे जैसे ये पेन है, जैसे ये पेन है, अगर ये पेन और मोटा होता, फिलहाल ये तो पतला है, इस एग्जांपल के रूप में ये समझिए कि ये थोड़ा मोटा है और मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ता हूं तो इस आकार में क्या देख रहे हैं? ये एक तरफ से पूरी तरह से बंद है, पीछे की तरफ से क्लोज है। तो आगे की तरफ से तो जो दिख रहा है पूरी तरह से लग रहा है क्लोज है, सर्कुलर है। दैट इज नॉट सर्कुलर, दैट इज सी शेप्ड। ये क्या होती है? जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। सी शेप स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज है। ये पूरी तरह जहां तक होता है। इसके बाद ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, एक राइट हो जाता है, एक लेफ्ट हो जाता है। ये जो राइट और लेफ्ट है, ये अगर इसकी पोजीशनिंग की मैं बात करूं, ये पे कहां पर डिवाइड होते हैं? तो हमारे आगे की तरफ ट्रेकिया है, पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बीच में फुट पाइप है, आहार मिली है। तो इसकी जो पोजीशनिंग होती है, पीछे जो वर्टिब्रा होता है, ये जो हिस्सा देखेंगे वर्टिब्रा होती है जो यहां से नेक से पूरी नीचे तक गई होती है, इसको इसकी प्रेजेंटेशन हेड पर प्रेजेंट है, नेक पे प्रेजेंट है, थोरैक्स पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है, या सर्विक्स रीजन पे प्रेजेंट है। जिस रीजन पे प्रेजेंट है उसी के बेस पे उसका नाम दिया गया है। तो ये जो जनरली होता क्या है, अगर एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें देख रही है जो कैविटी आपको दिख रही है, ये कैविटी जो दिख रही है, ये कैविटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। वो मसल्स कौन सी होती है जो इसको डिवाइड करती है? डायफ्राम होती है। इस कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम डायफ्राम करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये थोरैसिक रीजन में पाया जाता है। थोरैसिक रीजन में पाए जाने की वजह से क्या होता है, ये अब इसका मतलब होता है जो पीछे की वर्टिब्रा है वो थोरैसिक वर्टिब्रा होगी। लेकिन कौन सी नंबर की? टोटल नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं। 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें इसकी पोजीशनिंग जो होती है T5 पर होती है। यहाँ पे T5 का मतलब होता है जो वर्टिब्रा है, थोरैसिक रीजन की जो वर्टिब्रा है उसकी संख्या 5वीं जो थोरैसिक वर्टिब्रा है उस पोजीशन पर क्या होती है? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो होता है, ये जब डिवाइड होती है, और ये जो हाइलिस कार्टिलेज होता है सीसेप्ट, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रांकाई। इसको भी प्राइमरी ब्रांकाई, इसको भी प्राइमरी ब्रांकाई। अब यहाँ पर प्रेजेंट होता है लंग्स।
इस लंग्स का स्ट्रक्चर हम इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लंग्स का स्ट्रक्चर हम आपको डिटेल बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम इसको इरेज करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहला पार्ट नाजल ओपनिंग है, या इसको एक्सटर्नल लेयर भी कहा जाता है। फिर नाजल कैविटी है, जो नाजल के अंदर की कैविटी को नाजल कैविटी बोलते हैं। फिर फेरिंक्स का हिस्सा है, फेरिंक्स जो कई हिस्सों में डिवाइड होता है, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। फिर ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों सेपरेट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर लैरिंग्स बॉक्स जो होता है, लैरिंग्स पास वॉइस प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो हम एयर को एक्सपेल करते हैं। और इसके बाद जो ट्रेकिया होता है, चौड़ी सी होती है। विंड पाइप जो होती है बहुत चौड़ी होती है, रीजन गैस में एयर इंटर कराना होता है। और जो सी शेप्ड कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, इसकी जो वजह है, ये जो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज है, इसका लगने की जो वजह होती है, ऐसा ना हो जैसे ये कैविटी है, इसमें एयर इंटर किया, फिर उसके बाद एयर निकलता है। जैसे एक ये ले लीजिए, कोई पॉलीथीन ले लीजिए, जो क्या हो, तो उसमें हवा भरिए, ठीक है, हवा भरेंगे तो फूल जाएगा। लेकिन जब उसको हवा निकालेंगे, उसमें का हवा अपने अंदर शुरू करेंगे, अंदर लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, पाइप जो होगी पचक जाएगी, जो पॉलीथीन होगी पचक जाएगी। इस कारण से ये हाइलिन जो शीट क्या करता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट हो, ये दोनों आपस में चिपक ना जाए, इसके लिए क्या करता है, एक फिक्स अंदर का एरिया प्रोवाइड करता है, एक फिक्स उसका शेप बनाए रखता है। हाँ, जब एयर इंटर करती है तो शेप थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि कार्टिलेज का बना था, कार्टिलेज में एक्सपेंडिचर होता रहता है। इस कारण से क्या होता है, दोनों ये जो डक्ट है, ऐसा ना हो कि आपस में चिपक जाए, जिसके कारण से क्या हो कि दोबारा जब एयर लूं तो उसको ओपन करने में, उस डक्ट को जो चपक गई है उसको ओपन करने में ऐसा ना हो कि एनर्जी की जरूरत पड़े, इसके लिए कार्टिलेज लगे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्राइमरी ब्रांकाई है, इसके बाद दोबारा डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांकाई। यहाँ पर भी कार्टिलेज, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज लगा होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांकाई। फिर ये और डिवीजन होता है, जैसे जैसे डिवीजन होता रहता है, वैसे वैसे इसकी जो साइज होती है पतली होती चली जाती है। जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, यहां पर भी सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद टर्शियरी, जिसको बोलते हैं टर्शियरी ब्रांकाई बोलते हैं। टर्शियरी ब्रांकाई के बाद हाइलिन शीथ, जो हाइलिन कवरिंग होती है कार्टिलेज की, ये खत्म हो जाती है। अब यहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा और आगे आगे पतला होता चला जाता है, एक हिस्से से दो हिस्सों में डिवाइड होता चला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रांक्यूल्स बोलते हैं। इस हिस्से को बोलते हैं ब्रांक्यूल्स। ये जो ब्रांक्यूल्स होते हैं, ये वही स्थान होता है जहां पर ढेर सारी ब्लड वेसल्स लगी होती हैं। ये ढेर सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहीं पर जो यहाँ पे ऑक्सीजन आया हुआ है इस ट्रेकिया के थ्रू ब्रांक्यूल्स तक, वो क्या होती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्रांक्यूल्स वह हिस्सा होता है जहां पर CO2 क्या होती है, डिफ्यूज होती है, और O2 डिफ्यूज होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ब्रांक्यूल। आगे हम ब्रांक्यूल का स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में हमने क्या बताया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा ह्यूमन बींग्स का, नासल ओपनिंग के थ्रू एयर इंटर करता है, और इसके बाद फायरिंग से होते हुए
लैरिंक्स बॉक्स और ट्रेकिया के रास्ते होते हुए प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्सरी ब्रांकाई के होते हुए लास्ट में ब्रांक्यूल्स तक पहुंचता है, जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है? ब्रांक्यूल से या ब्रांकाई से, ब्रांक्यूल से जो ऑक्सीजन होती है इंटर कर जाती है ब्लड में। ये ब्लड वेसल्स ऐसी लगी होती है, ब्लड में इंटर करती है, और यहाँ पर CO2 ज्यादा होता है ब्लड वेसल्स में। CO2 का ब्लड वेसल जो CO2 होता है ब्लड वेसल्स में, वो मूव कर जाता है ब्रांक्यूल्स में, और O2 जो होता है मूव कर जाता है ब्लड वेसल्स में। इसके बाद ब्लड के माध्यम से O2 पूरे बॉडी को, पूरे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रांक्यूल में कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, कैसे जो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाता है, फिर ब्लड वेसल से ऑक्सीजन जो कैसे टिश्यू में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू फॉर्म करती है कैसे ब्लड वेसल्स में जाती है, फिर ब्लड वेसल्स में जाने के बाद दोबारा कैसे यहाँ पर ब्रांकोई में आती है। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो को देखने का मतलब तभी पूरा होगा जब आप दूसरी इसके बाद वाली जो वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्क्रीनशॉट एक बार और लेना हो तो ले लीजिए।